प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस सिखाता हूं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप एसएससी एग्जामिनेशन और बैंकिंग एग्जाम दोनों के लिए इसको बड़े ध्यान से करना, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप लोग, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए तो नाम में ही लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल से समझ में आता है ना आपको, कंडीशन रखी जाती है। तो कभी कभी ना राइटर हमारे एग्जाम्स में डबल सेंटेंस देता है जिसको कंडीशनल सेंटेंस नाम देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप लोग कंडीशनल सेंटेंस देखते हो तो उसमें आपको ना एक नहीं दो सेंटेंस दिखाई देते हैं। मतलब ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके अंदर हमें दो सेंटेंस बेसिकली दिखाई देंगे। तो दो सेंटेंस के साथ हमें चलना होगा, और दो सेंटेंस कैसे लिखने हैं, कौन से टेंस के साथ लिखने हैं, कौन से मोडाल्स के साथ लिखने हैं, इस बात को हम डिसाइड करेंगे आज की क्लास में। तो इसे कुछ टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है ना तो काफी हद तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 90% चांस यही रहते हैं हर एग्जाम में कि बेसिक से ही हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेसिक का मतलब क्या है? तो बेसिक का मतलब यह है कि जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे ना वो कंडीशनल सेंटेंस होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो मैंने कंडीशन क्या रखी है इसके अंदर? आप मेहनत करो, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ दो सेंटेंस होते हैं, और एक का नाम हम रखते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज कंडीशन। तो एक का नाम क्या रख देंगे हम? कंडीशन। और दूसरे नाम को क्या बोलते हैं? दैट इज रिजल्ट। अगर एक कंडीशन है तो दूसरा क्या दिखाई देगा आपको? रिजल्ट दिखाई देगा। तो यही हमें देखना है, कब कंडीशन और कब रिजल्ट, और उसमें क्या रूल लगाना चाहिए। क्योंकि इस टॉपिक को आप मान के चलिए कि जैसे आप लोगों ने टेंस पढ़ लिए हैं, मोडाल्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, जैसे 12 टेंस पढ़ते हैं और 13 मोडाल्स पढ़ते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ना एक टॉपिक सिखाया जाता है जिसका मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि एक में कंडीशन है और दूसरे में क्या दिखाई देता है? हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो आपको ध्यान जो देना है इस टॉपिक में पूरे में वो ये रहेगा कि जब कभी आपने देखा कि डबल सेंटेंस है जिसमें से एक को नाम रख दिया हमने कंडीशन और दूसरे का नाम रख दिया है रिजल्ट, तो जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है ना उसको ग्रामेटिकली एक नाम देंगे, और वो नाम होता है दैट इज इफ क्लोज। क्या नाम देंगे इसको? इफ क्लोज। इफ क्लोज का मतलब होता है वो वाला सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन लिखी हुई है। अब आप समझते होंगे कि जब दो सेंटेंस लिखे जाएंगे तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंजंक्शन चाहिए होगा। तो बड़े ध्यान से देखना कंजंक्शन क्या लगाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि कंडीशन को दिखाने वाले कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो कि आपको नोट करने हैं साथ साथ, कि जब ये कंडीशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो आपको अब क्या करना होगा? कंजंक्शंस के बारे में जानना होगा, कौन से ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक बनता है। तो देखो जरा, आप देखोगे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा? इफ रहेगा। इफ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ज्यादा चांस है कि इफ से ही सेंटेंस आ जाएगा आपका। 90% चांस रहते हैं कि इफ से क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए क्योंकि मेजर इसका कंजंक्शन इफ होता है, तो इसके ऐसे सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन लिखी है उसको नाम रखते हैं इफ क्लोज, और ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन नहीं रहा होगा उसका नाम रखेंगे हम सिंपल क्लोज। सिंपल क्लोज का मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की कंजंक्शन हम नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा कि एक कंजंक्शन तो इफ लगा सकते हैं। अब बच्चा पूछता है सर क्या इफ ही लगा सकते हैं हमेशा? तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे कंजंक्शन जो कंडीशन दिखाते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ना हमें इफ लिखना है, और कभी कभी हम लिखते हैं इफ की जगह पे इफ नॉट, और इफ नॉट का जो छिपा हुआ मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग, उसको क्या बोल देते हैं? अनलेस। तो एक और कंजंक्शन मिला कि मैं अनलेस भी लगा सकता हूं। याद है ना, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट। लेकिन अगर मुझे इफ के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इफ नॉट से अच्छा है हम क्या लगा दे? अनलेस लगा दे। और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अगर नहीं। तो जहां इफ लगाना है वहां पे आप क्या लगा सकते हो? अनलेस भी लगा सकते हो। और कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जो कंडीशन को दिखाते हैं? तो कभी कभी आप देखोगे अनटिल लिखा जाएगा, ऐसे ही कभी कभी आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज व्हेन। व्हेन कंजंक्शन का यूज किया जाता है बहुत बार।
आप देखेंगे एज सून एज को यूज किया जाता है, यह भी एक कंजंक्शन का रूप हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कभी कभी लिखा होता है इन केस, तो इन केस का यूज कर लिया जाता है। कभी कभी आपको देखेंगे कि लिखा होगा सपोज, क्या लिखा जाता है, सपोज। कभी कभी लिखा जाता है दैट इज प्रोवाइडेड, क्या लिखा जाएगा आपके सामने, प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड हो गया, इन केस हो गया। आप लिख सकते हैं इसके अंदर एक और नया कंजंक्शन जिसको बोलते हैं दैट इज सपोज, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको भी लिख दिया जाता है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये रहेगा अब कि आप इफ तो लगा ही सकते हो, पर इफ के मिलते जुलते ऐसे कंजंक्शन भी लगा सकते हो जिसका काम होता है क्या दिखाना, कंडीशन दिखाना। तो कंडीशन दिखाने वाले कौन कौन से वर्ड मिले मुझे, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, अनटिल, व्हेन, सपोज, एज सून एज और इन केस, ये सारे कंजंक्शंस आप लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि लगाना इनमें से एक ही है, ऐसा नहीं कि इफ भी लगा दिया और साथ में सपोज भी लगा दिया, वो गलत माना जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जो कि आता है कभी कभी, तो आप ध्यान रखेंगे कि इफ के साथ सपोज लगाना, इफ के साथ इन केस लगाना गलत माना जाएगा, क्योंकि इन सब का काम कंडीशन दिखाना होता है। तो एक ही कंजंक्शन लगा सकते हो, दूसरा कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बच्चे कह रहे सर कंजंक्शन क्यों लगाना जरूरी है, तो इसका जवाब यह है कि जब तुम दो सेंटेंस बना रहे हो, एक में कंडीशन लिख रहे हो, एक में रिजल्ट लिख रहे हो, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ, कंजंक्शन चाहिए होता है ना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसे सेंटेंस में क्या लगाना पड़ता है, कंजंक्शन लगाना पड़ता है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आगे की बातें समझते हैं। एक हमें दिखाई दिया था क्या, कंडीशन, और दूसरा क्या दिखाई दिया हमें, रिजल्ट। तो अब मेरे को बताइए इफ क्लोज और सिंपल क्लोज, इसको कैसे पहचानोगे। तो अब आपके सामने एक चैलेंज ये आएगा, क्योंकि बेसिक सीखना चाहते हैं हम। तो बेसिक हमें क्या कहता है कि आप अब सोच के बताना कौन सा ऐसा टेंस होगा जो कंडीशन रख सकता है, ऐसा कौन सा टेंस है जो रिजल्ट रख सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब दो तरीके हैं समझने के, या तो आप बुक्स में से रूल याद कर लो, जिसमें आपने देखा होगा कंडीशन टॉपिक के 4 टाइप होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और एक है कि मैं आपको रूल को बनाना ही सिखा दूं। रूल को बनाना सीखेंगे ना, और उसके बाद जब आप रूल को देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है, और ज्यादा चांस है वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जानना बहुत, क्योंकि इस टॉपिक में टेंस का ही रोल होता है। तो अब राइटर आपसे ये पूछना चाहता है एग्जाम में कि चलो मान लिया कि इफ के साथ आप कंडीशन दिखाते हो, तो कंडीशन को दिखाने के लिए आपको 3 टेंस देगा, वो 3 टेंस। कभी कभी देखा जाएगा तो वो टेंस का नाम क्या रख देगा, दैट इज प्रेजेंट। एग्जामिनर हमें एक प्रेजेंट टेंस देता है, कभी कभी हमारे सामने पास्ट टेंस यूज करता है, और कभी कभी कोई फ्यूचर का भी टेंस यूज कर लिया जाता है। तो ये है कंडीशन, है ना। और रिजल्ट कौन से टेंस में बनाता है राइटर एग्जाम में, तो फिर से आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, दैट इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। तो ये भी ध्यान रखना है कि तीसरा पार्ट हमारा क्या है, फ्यूचर है। अब आप मुझे बताना सोच समझ के, ध्यान से सोच समझ के बताइए कि आप कौन से टेंस में कंडीशन रखना पसंद करेंगे और कौन से टेंस में आप रिजल्ट दिखाना चाहेंगे। तो इसका जवाब होना चाहिए जो कि मन में आपके आएगा ना, वो क्या रहेगा, हम लोग हिंदी से कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो आप देखेंगे लगेगा फ्यूचर की बात हो रही है। ये तो अरे भाई फ्यूचर की बात हो रही है, मान लिया है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस रहेगा, ये रूल है, हिंदी से नहीं चलेगा काम। और इस लालच में फंस जाता है बच्चा और कोशिश करेगा कि कंडीशन किस में बना दूं, फ्यूचर में। तो आगे के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी कंडीशन किस टेंस में नहीं बनाई जा सकती, फ्यूचर में हमेशा बनती है। तो किस में बनती है, प्रेजेंट में या बनती है पास्ट में। बच्चा कहता है सर कौन सा पास्ट टेंस और कौन सा प्रेजेंट टेंस, तो वैसे तो टेंस फिक्स होता है प्रेजेंट और पास्ट का, लेकिन रूल ये कहता है कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस लिखा जा सकता है, एनी टेंस, और पास्ट के 4 टेंसों में से एनी टेंस, कोई भी एक टेंस लिखा जा सकता है, क्या बनाते समय, कंडीशन बनाते समय। ओके, लेकिन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब बच्चे कह रहे सर फ्यूचर का पता कैसे चलता है, तो फ्यूचर का पता चलेगा आपको विल से,
आपको पता चलेगा शैल से, आपको पता चल जाएगा। कभी कभी विल का स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या लिख दिया जाता है, वुड। तो कभी भी आप फ्यूचर विल, शैल और वुड से नहीं बना सकते, किसमें, इफ क्लोज के अंदर। यानी जो तुम कंजंक्शन लगाओगे ना, कंजंक्शन तो लगाना पड़ता है, तो जहां कंजंक्शन लिखा है उसके बाद वाला सेंटेंस, यानी इफ के बाद वाला क्लोज, क्लोज इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस, सेंटेंस की तरह डील करोगे आप इसको। तो आप ध्यान रखना कि इफ के बाद अगर मैंने क्लोज लिखा है यानी सेंटेंस लिखा है, तो उस क्लोज को ना मैं फ्यूचर में बनाऊंगा, हाँ बना सकता हूं प्रेजेंट में, बना सकता हूं पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में कभी नहीं होगा। इन शॉर्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं अब आपको कि इफ वाले पार्ट में ना विल आ सकता है, ना शैल आ सकता है, ना ही वुड आ सकता है, और ज्यादा चांस यही रहेंगे कि आपको ऐसा ही पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे पता चल गया है कि इफ क्लोज कौन से टेंस में बनाई जाती है, दैट इज प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर में कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है, सर रिजल्ट में सिंपल क्लोज होती है जिसमें कंजंक्शन नहीं लिखी होगी, तो अब मुझे बताइए कि सिंपल क्लोज में कौन सा टेंस लिखा जाता है। तो जवाब यह है कि सिंपल क्लोज में आप ना तो कभी प्रेजेंट लिखेंगे, ना ही पास्ट लिखेंगे, हमेशा रिजल्ट किस में दिखाना पड़ेगा आपको, फ्यूचर में। हाँ, वो एक अलग बात है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको वर्ड्स को चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन जो सारे रूल बनाए जाएंगे ना, वो किसको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, फ्यूचर को ध्यान में रख के। और फ्यूचर किससे बनता है, विल और शैल से बनता है। तो आपको ना तो रिजल्ट प्रेजेंट में दिखाना है, ना पास्ट में दिखाना है, रिजल्ट किस में आएगा, फ्यूचर। तो इसका मतलब तीनों टेंस फिक्स हो गए ना। पहले दो टेंस प्रेजेंट और पास्ट किस में बनाए जाते हैं, कंडीशन में, और फ्यूचर में क्या बनाई जाती है, रिजल्ट बनाई जाती है, जिसको अलग अलग टाइप में रूल के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, टाइप 0 में, टाइप 1 में, टाइप 2 में और टाइप 3 में। लेकिन मैंने इतना अगर आपको समझा दिया है और इतना आपको समझ में आ गया है, ध्यान से देख लेना क्या क्या बोला है, कि कभी भी कंडीशन कौन से टेंस में नहीं होती है, फ्यूचर में, और रिजल्ट किस में होता है, फ्यूचर में। ये दो बातों से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और डबल कंजंक्शन कभी नहीं लगानी चाहिए ना, एक लगा सकते हो कोई भी, ऐसा नहीं कि हमेशा इफ ही लगाना है, आप चाहो कोई भी एक कंजंक्शन लगा सकते हो, डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, जैसा आपको देना चाहेगा वो। एक कंजंक्शन, दो नहीं होते हैं। अब बच्चे कहते हैं जब सेंटेंस दिखते हैं हमें, तो पहले हमेशा कंडीशन आएगी कि पहले हमेशा रिजल्ट आएगा। तो इसका जवाब है दोनों आ सकते हैं भाई, ऐसा कोई रूल नहीं होता। आप चाहो तो सेंटेंस में कंडीशन को पहले लिख दो, रिजल्ट को बाद में लिख दो। आपका मन करेगा पहले तुम रिजल्ट दिखा दो, बाद में उसकी कंडीशन कर दो। बस आप ये ध्यान रखना, जहां कंजंक्शन लगा हुआ है उसके बाद हम वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा, कंडीशन। यानी इफ को शुरू में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू ये बात आपको दिखा देता हूं। आई होप कि आपने ये रूल पढ़, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, सो दैट कि मैं आपको समझा पाऊं कि किस तरह से आगे के रूल रहने वाले हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखाता हूं जो हमारे सेंस पे काम करेंगे। ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। इस टॉपिक में देखो वैसे तो बहुत कुछ है सीखने लायक, लेकिन ये मैं ऐसा रूल बता रहा हूं कि आपके पास कम समय है और कंडीशनल टॉपिक पढ़ना भी है आपको, तो पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे ना आप। तो इसीलिए अगर शार्प मेथड चाहिए तो रूल को बनाना आना चाहिए, और रूल को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है जी, यही पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कंडीशन और कौन से टेंस में रिजल्ट होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि इफ यू विल वर्क हार्ड, ओके, और उसके बाद लिखता हूं देन यू विल क्रैक योर एग्जाम, ओके। अब ये सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, आप ध्यान से देखो मैंने कहां कहां गलती कर दी है। हिंदी तो आप समझ चुके होंगे ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ये सेंस बनाना चाह रहा हूं मैं। तो अब जरा देखें कि क्या ये इफ लिखा है यहां पे, इस इफ को मैं ध्यान दूं ना, तो इस इफ से मुझे क्या पता चलेगा, इस इफ से मुझे ये पता चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन रखी हुई है। हमेशा इफ ही आएगा, और याद रखना है इफ की जगह अनलेस आप लगा सकते हो। आपका मन करेगा अनलेस नहीं लगाना चाहते तो अनटिल लगा दो, प्रोवाइडेड यूज कर लो। ये सब कंजंक्शन दिखाते हैं किसको, कंडीशन को। तो एक तो ये। अब बच्चे कहते हैं सर अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, तो उल्टा लिखना है तो आप पहले स्टार्ट किससे कर दोगे, आपको स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, यू विल क्रैक योर एग्जाम, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा कि यू विल क्रैक
योर एग्जाम if you will work hard। ओके, अब देखो, अब दोनों में ध्यान देना है क्योंकि ये फिल्टर करना बहुत जरूरी है पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको पता चल जाए कौन कंडीशन और कौन रिजल्ट है। अब जरा ध्यान दो, तो इफ यहां लिखा है ना, तो ये वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा आपका? कंडीशन। ओके, ये वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा? कंडीशन। और ये क्या लगा है माय डियर स्टूडेंट्स? देन। और देन का काम क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ना। ऐसी गलती एग्जाम में की जाती है पर तुम मत करना, क्योंकि समझो कि आपने इफ लगाया है ना, तो इफ के साथ देन नहीं आता कभी भी। हम इस देन को हटा देंगे, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे सीधा लगाएंगे कॉमा, है ना। याद करो, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर आपने पहले नंबर पे कंजंक्शन लिख दिया है तो बीच में क्या लगाना पड़ता है? कोमा। हाँ, हिंदी में हमें क्या लगेगा? देन लगा दीजिए आप। अरे भाई, हिंदी से काम नहीं चलता है। मैथमेटिक्स में हो सकता है ऐसा सेंटेंस लिखा भी मिल जाए आपको कि कोई कंडीशन प्रूव करने के लिए इफ से शुरू हुआ है, बीच में देन लगा। देखो, मैथमेटिक्स में पॉसिबल है और बुक्स में पॉसिबल है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज हमें अलाउ नहीं करती कि बीच में कोई कनेक्टर लगाया जाए। अगर आपने इफ लगा दिया है तो ध्यान रखना है, अगर आपने कभी भी जैसे कुछ कंजंक्शन पढ़ते हैं ना, आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ऐसे कंजंक्शन होते हैं पेयर वाले। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आपने व्हेन का यूज किया है, आपने इफ का यूज किया है, या आपने एज सून एज का यूज किया है, तो इनके बाद आप जब सेंटेंस लिखोगे और फिर दूसरा सेंटेंस लिखोगे ना, तो बीच में कोई कनेक्टर नहीं आना चाहिए, कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? कोमा। ना तो कोई व्हेन का पेयर होता है, ना इफ का पेयर होता है, ना ही एज सून एज का पेयर होता है। इसी बात का ध्यान रखना है आपको। और ज्यादा चांस आप देखोगे ना क्या होगा कि ऐसा लिख दिया जाएगा आपके लिए, लेकिन गलत है वो। ऐसा नहीं करना है आप स्टूडेंट्स को, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखो ना कि अगर मैंने इफ से शुरू किया है तो देन लिखना ग्रामेटिकली। खास करके ऐसा क्वेश्चन आता है एरर्स में कि विच पार्ट हैज एन एरर, तो अगर इफ से शुरू किया है ना तो आप देन नहीं लगा सकते, वो गलत है। ओके, हाँ, अब रूल चेक करते हैं। देखो, ये कंडीशन हो गया और यहां कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या माना जाएगा? रिजल्ट। ये रिजल्ट है उसका, इसको लिख लेते हैं। ये क्या माना जाएगा? दैट इज रिजल्ट। अब इसको देखते हैं। यू विल क्रैक योर एग्जाम। देखो, यू विल क्रैक योर एग्जाम लिखा है, तो ये वाला सेंटेंस बन गया इस तरह से, है ना। और इफ के बाद, क्योंकि हमें ध्यान देना है कंजंक्शन को, आपको कैसे पता चलेगा कंडीशन है कि रिजल्ट है? वो कंजंक्शन से पता चलेगा। तो अब बीच में कंजंक्शन लगी है इफ, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो है ना, इसके बाद वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा? इसके बाद वाला सेंटेंस ही माना जाता है कंडीशन। क्या माना जाता है जी? कंडीशन। और अगर आपने कभी टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े ना कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो ये इफ से बने हुए सारे सेंटेंस जो कंडीशन से हैं वो कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, कंजंक्शन की हेल्प से बनते हैं इसलिए। ठीक है ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ये, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, ये सिंपल है ना कंपाउंड है, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये देखो ना, अब मुझे एरर निकालना है, मान लो मुझे गलती देखनी है कहां करी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि इफ वाले पार्ट में विल लगा हुआ है। देखो यहां पे, क्या इफ वाले पार्ट में विल लिखा जा सकता है? अगर एरर आ गया, मान लो कौन से पार्ट में गलती की गई है, एरर को फाइंड करो। पार्ट्स में डिवाइड होके दिया हुआ है आपको, ए में एरर है, बी में। तो आप ये ध्यान रखना कि इफ के बाद जो ये विल लिखा है, ऐसा लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप सब जानते हो कंडीशन फ्यूचर में नहीं होती है, और यही एग्जाम में ज्यादातर आपको दिया जाता है। तो यहां पे विल लगाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे कह रहे सर यू विल क्रैक, ये सही है, रिजल्ट में फ्यूचर, तो रिजल्ट में तो फ्यूचर होना ही चाहिए भाई। यहां पे विल क्रैक लिखा है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट में फ्यूचर हो सकता है, लेकिन कभी भी कंडीशन कभी भी नहीं होती है फ्यूचर से। अब इसको देखो, योर एग्जाम, यू विल क्रैक योर एग्जाम इफ यू विल वर्क हार्ड। अब से फिर से वही कि देखो, ये रिजल्ट है पहले इस बार, तो यहां विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यहां पे देखो इफ लगा है और इफ के बाद लिखा है विल, तो ऐसा लिखना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत है। हाँ, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का इंडिकेशन होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विल की गलती है, तो ज्यादा चांस है क्वेश्चन में यही दिया जाएगा।
ठीक है, फिर से एक ट्राई करते हैं, चलो फिर से ट्राई करें। आपने नोट कर लिया होगा तो मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, आप बड़े ध्यान से, मैं ऑलमोस्ट सारे कंजंक्शंस आपको यूज करके दिखाता हूं कि कैसे कैसे कंजंक्शंस आप इसमें लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले ही पता चल जाए कौन से टेंस में कंडीशन बनने वाली है, ताकि आपको सारे रूल पढ़ने ही ना पड़े। अब जरा देखो, इस तरह से मैं लिखूं कि शी विल हेल्प you, she will help you provided you will mend your ways. Okay, this is the first sentence and the second one is, अब आपको second लेना है, that is the train will not start, the train will not start unless or until, अब unless और until में से कोई भी एक, आगे सेंटेंस नीचे लिख रहा हूं मैं, it will not get a signal, ओके। अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें भी कंजंक्शन कौन से लगाए हैं, कंडीशन वाले। देखो ना, प्रोवाइडेड, ये है प्रोवाइडेड। अब इसमें कंडीशन क्या रखी है, देखो कि वह लड़की आपकी मदद करेगी, पर शर्त यह है कि आप अपने आप को सुधारो। यू विल मेंड योर वेज, मतलब आप अपने आप को सुधारो तो वो आपकी, तो पर शर्त यह है कि रिस्पेक्ट में क्या लगा सकते हैं हम, प्रोवाइडेड। तो अभी प्रोवाइडेड यहां लगाना है तो कंडीशन आगे मानी जाएगी, और आप सब जान चुके हो कि कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं होती है। और आप देखो यहां पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है ना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो फ्यूचर में आ सकता है, तो गलती वहां करी थी। ओके, गेटिंग। अब देखो, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी, और कब तक नहीं होगी, जब तक कि उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि सिग्नल मिले, उसका रिजल्ट क्या है कि वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है अनटिल या अनलेस में से कोई एक लगा सकते हो आप, ठीक है, और लिखा है तो दोनों में से कोई एक है ना। और अब इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम यहां कंडीशन दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें नेक्स्ट सेंटेंस देखना है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी कंडीशन फ्यूचर में नहीं होती है। एक एरर तो ये है। दूसरा एरर क्या है कि आप ध्यान देना कि जो अनटिल होता है ना, उसका मीनिंग होता है जब तक के नहीं। अनलेस का मतलब भी क्या होता है, इफ नॉट, अगर नहीं। तो भाई जब ये पहले से ही नोट लेके बैठे हुए हैं तो इसको मैं एक नाम दे सकता हूं कि ये कैसे वर्ड माने जाते हैं, नेगेटिव वर्ड। इनका अर्थ होता है नेगेटिव, नोट इन्हीं के अंदर होता है। तो अगर किसी वर्ड को तुम नेगेटिव बोलोगे ना, तो उसके साथ आप लोग क्या नहीं लगा सकते, नोट। नोट लगाना गलत माना जाएगा। ना अनलेस के साथ नोट आता है, ना अनटिल के साथ। तो कभी कभी सेंटेंस सही लिखा होता है, यानी कंडीशन भी सही लिखी होगी, रूल भी सही लिखा होगा, लेकिन जो गलती की जाएगी वो अनलेस और अनटिल के साथ क्या लगा दिया जाता है, नोट। इसका मतलब इसमें नोट भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, अब इट सिंगुलर होता है कि प्लूरल, आप कहेंगे सर ये तो सिंगुलर होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिखाया जाता है हमें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस लगता है फर्स्ट फॉर्म में, अगर प्लूरल होता है तो नहीं लगता है। तो ये सिंगुलर है तो यहां गेट नहीं आएगा, गेट्स आएगा। एग्जाम में एक ही मिस्टेक आती है, क्योंकि मुझे सिखाना है तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी ऐसी गलतियां राइटर एग्जाम में करता है। अनटिल अनलेस के साथ नोट लगा देगा या उसके साथ विल लगा देगा। विल नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन फ्यूचर में नहीं होती, और आप नोट क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव। एक बच्चा बोलता है सर आप देखो ना नोट तो यहां भी लगा है। अरे भैया आप हिंदी बना के देखो, दो जगह पे नोट आता है। ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी, एक बार नहीं, जब तक के सिग्नल नहीं मिलेगा, दूसरी बार नहीं। तो भाई जो कंजंक्शन अनलेस अनटिल लिखा हुआ है ना, इसका सेंटेंस आगे वाला माना जाता है हमेशा, है ना। तो ये वाला सेंटेंस इसका माना गया ना अनटिल, ये वाला सेंटेंस सिंपल है, ये है कंडीशन। तो इसके बाद में नोट लिखना गलत है, उससे पहले लिखना गलत नहीं है, इसीलिए ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसे बोलते हैं खास रूल, जो कि मैंने रूल को बनाना सिखाया आपको कि हमेशा कोशिश करें कंडीशन प्रेजेंट या फिर पास्ट में बने, कोई भी टेंस में बने, प्रेजेंट और पास्ट का, लेकिन रिजल्ट कभी भी बनना है तो फ्यूचर में रहेगा। कंडीशन किस में नहीं बनती है,
फ्यूचर में। विल शैल लिखना गलत, और पूरे चांस होते हैं यहीं से राइटर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। आप समझ पा रहे हो ना कि मैं आपको वो मेथड सिखा रहा हूं जिसमें आपको सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, सारे रूल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब देखो इसी में दूसरे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में डालता है, तो मैं आपको वो सिखाता हूं। एग्जाम का एक तरीका ये भी होता है ना, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है सेंस वाला क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं सेंस बेस्ड क्वेश्चन। सेंस बेस्ड क्वेश्चन कहता है कि मान लिया कि कंडीशन हमें किस में बनानी है, प्रेजेंट और पास्ट में, नो प्रॉब्लम। रिजल्ट देना है फ्यूचर में, नो प्रॉब्लम। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ कैसे सोल्व करोगे कि इफ आई वॉज अ बर्ड, ठीक है, उसके बाद लिख दूं देन इफ आई वॉज अ बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई। आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं एक साथ दो दो तीन तीन चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सेंटेंसेस के थ्रू। अब आप पहले तो ये देखेंगे कि कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है। तो कंडीशन तो ये है कि इफ के बाद आपने देखा ये कंजंक्शन है ना, और ये वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा, देन के हटा के ये माना जाएगा आपका कंडीशन। ओके, अब देन आ गया तो पता ही है कि देन तो आ नहीं सकता क्योंकि कॉमा आना चाहिए। वैसे हिंदी में लग रहा है अच्छा, पर ये आता नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। फिर उसके बाद आगे लिखा क्या है, आई विल फ्लाई इन द स्काई, ये मेरा रिजल्ट हो गया। कंडीशन है कि मैं एक पक्षी हूं, और रिजल्ट है कि मैं स्काई में उड़ूंगा। तो आप समझते हो ऐसे सेंटेंस अनरियल से लगते हैं, फिक्शन से लगते हैं, इमेजिनरी से लगते हैं, है ना। तो अब इसमें दो बातें समझने वाली है। एक बात कि इफ आई वॉज अ बर्ड लिखा है कि अगर मैं एक पक्षी होता, सुन लो, अगर मैं एक पक्षी होता, तो भाई कोई इंसान पक्षी हो नहीं सकता, है ना। ये नकली सा सेंटेंस पढ़ने में लग रहा है, मतलब एक इमेजिनरी सा सेंटेंस लग रहा है। तो कभी कभी राइटर ना इफ के साथ इमेजिनरी सेंटेंस बनाता है, जो कि खास करके एग्जाम में आ जाता है। ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि जब इफ के साथ इमेजिनरी कंडीशन दिखाई जाती है, कोई ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई इंसान क्या बन जाएगा, पक्षी। तो क्वेश्चन यह है कि गलत क्या है फिर, कंडीशन तो पास्ट में बनी हुई है। आप समझ पा रहे हो कि यहां पे पास्ट लिखना क्यों सही माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन पास्ट के किसी भी टेंस में बन सकती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, पास्ट में है ठीक है, लेकिन जो ये इमेजिनरी कंडीशन होती है ना, इसमें कभी भी आपको क्या नहीं लिखना होता, वोज। इमेजिनरी कंडीशन में कभी भी क्या नहीं आता, वोज। तो क्या आता है, वोज का स्ट्रॉन्ग फॉर्म आता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। हमेशा याद रखें, इमेजिनरी सेंटेंस इफ के साथ जब बनते हैं, इफ के साथ बनते हैं, तो इफ के साथ जब बनेंगे तो वोज और वर दो ऑप्शन होते हैं। कभी तो वर ही लिखा मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वोज लिखा है इफ के बाद वोज कभी नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, वर, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस में वीक नहीं स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज करते हैं। और आप समझते हैं वोज और वर में से स्ट्रॉन्ग किसको माना गया है, वोज और वर में से स्ट्रॉन्ग माना गया है वर को। इसीलिए अब ऐसा नहीं कि आई के साथ ही, वैसे तो आई के साथ वोज लगाते हैं, है ना। आपको आई लिखा हो, ही लिखा हो, शी लिखा हो, यू लिखा हो, इसमें कुछ भी सब्जेक्ट लिखा हो, कोई सिंगुलर हो कोई प्लूरल हो, हर कंडीशन में इमेजिनरी सेंटेंस वर से ही बनेगा, इसमें वोज का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो वर लगाना है, यहां से क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो वर लगा दिया हमने। एक गलती तो ये खड़ी थी, हमने ठीक कर दिया उसको, देन को हटा दिया हमने यहां से। और क्या गलती हो सकती है, अब देखो, अब देखा जाए तो रिजल्ट हमारा पास्ट में बना हुआ है, रूल के हिसाब से सही है ना, और वर्ब लगा दिया क्योंकि पता चला है कि इमेजिनरी सेंटेंस वर्ब से बनता है, वॉज से नहीं बनता। अब दूसरी गलती क्या हो रखी है, देखो हमारे से, कि हम लोगों ने रिजल्ट फ्यूचर में बनाया है ना। अब बच्चे कह रहे सर आपने तो बोला ही था फ्यूचर में बनाना है, तो इसका मतलब अगर फ्यूचर में रिजल्ट बना है तो हमारे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर। भाई फ्यूचर में अगर रिजल्ट बना है तो कोई गलती नहीं है, फ्यूचर में रिजल्ट होना ही चाहिए जो कि आपने लिखा है। लेकिन आप याद करो कि जब रूल लिखे जाते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके, तो यहां रूल कुछ और ही लिखा होता है। देखो मैं यही बोल रहा हूं कि कंडीशन फ्यूचर उसमें रहेगी, अगर पास्ट में, तो रिजल्ट आप फ्यूचर में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक सेंस मेथड होता है इंग्लिश में, यानी एक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं सेंस बेस्ड क्वेश्चन, सेंस बेस्ड क्वेश्चन।
तो टेंस का क्वेश्चन हमेशा जो देखने को मिलेगा वो होता है सेंस बेस्ड क्वेश्चन का, और सेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, अगर एक सेंटेंस आपने पास्ट का बना दिया है, एक सेंटेंस आपने पास्ट का बना दिया है ना, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, ये गलत लिखा जाता है जानबूझ के। राइटर पूरी कोशिश करेगा कि शुरुआत पास्ट से कर दे और उसकी एंडिंग सेंटेंस की या तो फ्यूचर से कर दे या प्रेजेंट से कर दे। रिपोर्टेड स्पीच में भी यही सिखाया जाता है, याद करो, सेड से टोल्ड से शुरू करते हो तो इज एम आर का वोज वर करना होता है, हैज हैव का हैड करना होता है, और कैन का कुड करना होता है, विल का वुड करना होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वैसे तो मुझे ठीक है कि कंडीशन पास्ट में है और रिजल्ट फ्यूचर में है, लेकिन विल नहीं आ सकता ना। विल क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ बनेगा, तो फ्यूचर में हालांकि बनाया तो विल से ही था रूल, लेकिन विल की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा माय डियर? वुड लिखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से बनता है, तो विल का आंसर वुड में। और आप देखोगे ना तो बुक्स में लिखा भी मिलेगा आपको कि अगर यहां सेकंड फॉर्म लिखा है तो यहां वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना, विल लिखा है तो वुड करना पड़ेगा, कैन लिखा है तो कुड करना पड़ेगा, मे लिखा है तो माइट करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से बनता है। और इसको क्या बोलते हैं? सेंस बेस्ड रूल। तो आगे से जब भी ऐसे सेंटेंस पढ़ो ना, एक बार चेक जरूर कर लेना कि अगर शुरुआत पास्ट से हुई है तो एंडिंग किससे होनी चाहिए? हमेशा पास्ट से होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि अगर शुरुआत प्रेजेंट से करोगे तो आगे क्या आएगा, शुरुआत फ्यूचर से करोगे तो आगे क्या आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन ये रूल जरूर एग्जाम में आता है कि अगर एक बार पास्ट आ गया तो दूसरी बार राइटर पूरी कोशिश करेगा फ्यूचर, जबकि पढ़ने में अच्छा भी लगेगा हमको ना। हमें लगता है कि क्योंकि रिजल्ट फ्यूचर में आता है, भले रिजल्ट फ्यूचर में आता है, लेकिन उसको लिखेंगे इस तरह से ताकि पढ़ने में वो पास जैसा लगे। इसीलिए विल का क्या लिखना पड़ता है? वुड। कैन का कुड लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से ही होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके आने के भी चांस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसका एक और सेंटेंस लेता हूं बिल्कुल इमेजिनरी कंडीशन वाला। जैसे देखो, अब मैं लिखता हूं इफ आई वॉज यू, कॉमा आई विल बीट हिम, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप देखो यहां इफ लगा है ना, तो ये कंडीशन है, और कंडीशन में लिखा है इफ आई यू। आपको लगता है कि मैं तुम्हारी जगह पे हो सकता हूं, इसका अर्थ यह बनता है कि इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो मैं उसको पीट देता। इज इट पॉसिबल कि मैं तुम्हारी जगह पे चला जाऊं? नहीं ना, इमेजिनरी सा लगता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी में वीक फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो वीक फॉर्म की जगह लगाओगे तुम स्ट्रॉन्ग फॉर्म, और वॉज का स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है? वर। कॉमा लगा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। लेकिन देखो ना, वैसे तो रिजल्ट फ्यूचर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट का कॉम्बिनेशन तो पास्ट से बनता है, तो इसलिए विल नहीं आ सकता। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? वुड लगाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। यही गलती करते हैं हम लोग, है ना, ये ध्यान रखना है। तो विल की नहीं, वुड होना चाहिए। तो मेक श्योर कि पास्ट से शुरू हुआ कोई भी सेंटेंस, अगर आपको लग रहा है टेंस का क्वेश्चन है ना, तो टेंस का क्वेश्चन है तो आप ध्यान दे, यहां सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है ना, से का सैड होता है, टेल का टोल्ड होता है। तो पास्ट का कॉम्बिनेशन कभी भी फ्यूचर या प्रेजेंट से नहीं होता, पास्ट से ही होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से तैयार करो। फिर से मैं टाइप के अकॉर्डिंग भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, टाइप 0। लेकिन जिनका जल्दी एग्जाम है ना और जल्दी रिवीजन करना चाहता है, उनके लिए बेस्ट तरीका यही है, बस यही पढ़ लो, पूरा चांस है यहां से क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, क्योंकि अब मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि अब मेरा टारगेट है आपको पूरी डेप्थ में ग्रामर सिखाना, वो कैब सिखाना, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच।